हर बार घर से निकलने से पहले वो अपने पति के खाने में थोड़ा सा ब्लीच मिला देती थी। थोड़ा सा ब्लीच जानलेवा नहीं होता, लेकिन जब ये कुछ मिलीलीटर तक जमा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जाने से पहले वह अपने पति को याद दिलाना नहीं भूलती थी कि ये सूप पूरा पीना है। ये कहने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। सड़क पर पहुंचकर वो दोनों का एक एक हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता दिखाई देती है। फिर वो सड़क के शीशे में एक तेज रफ्तार कार को अपनी तरफ आते हुए देखती है। औरत समझ जाती है कि मौका आ गया है। गाड़ी के मुड़ते समय ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर वो अपने दोनों बच्चों को आगे धक्का दे देती है। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दिया। वो तुरंत घबराने का नाटक करती है और बच्चों को उठाने जाती है। फिर ड्राइवर पर चिल्लाती है। प्लान फेल होने पर ये दुष्ट सौतेली माँ दोनों बच्चों को एक गली में ले जाकर डराती है, बिना ये जाने की कोई पहले से ही उस पर नजर रखे हुए है। अचानक एक हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और तुरंत एक काली कार उस औरत को ले जाती है। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर मूवीज में आपका स्वागत है। नेशनल डेथ पेनल्टी वोट के इस दूसरे एपिसोड में पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉग मास्क वाला आदमी अपनी अगली पब्लिक डेथ पेनल्टी वोटिंग शुरू करने वाला है और जूलिया ने प्रोफेसर की दी हुई तरकीब से अगले शिकार का पता लगा लिया है। पुलिस तुरंत एक्शन लेने का फैसला करती है। वे डॉग मास्क वाले आदमी को उसकी लाइव स्ट्रीम के दौरान पकड़ना चाहते हैं। इस बीच सभी बड़े टीवी चैनल भी इस खबर को सबसे पहले दिखाने की होड़ में है। शहर के सभी लोग अपने फोन लेकर उसकी लाइव स्ट्रीम का इंतजार कर रहे हैं। देखते ही देखते ये नेशनल डेथ पेनल्टी वोट एक हॉट टॉपिक बन गया है। कुछ लोग तो सट्टा भी लगाने लगे हैं। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होकर रात के बजते हैं, डॉग मास्क वाले आदमी की लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। प्यार से अभिवादन करने के बाद वो घोषणा करता है कि दूसरा नेशनल डेथ पेनल्टी वोट अब शुरू होता है। आज की वोटिंग एक बहुत ही दुष्ट औरत के बारे में है। भारी बीमा की रकम ऐंठने के लिए उसने 3 बार शादी की और फिर अपने तीनों पतियों को मार डाला। उसके पहले पति की मौत तब हुई जब वे रोड ट्रिप पर गए थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और कार गलती से समुद्र में गिर गई। कोपायलट सीट पर सो रहे पति की डूबने से मौत हो गई, जबकि गाड़ी चला रही मिस सारा को सिर्फ मामूली खरोंचे आई। यहाँ तक कि जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तब भी वो बड़े मजे से अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसे अपने पति की मौत का कोई दुख नहीं था। उसका जवाब था कि उसके पति को नींद की गोलियां खाने की आदत थी। उस वक्त बहुत उठाने पर भी वो नहीं जागा। पति की इस एक्सीडेंटल मौत की बदौलत उसे करोड़ों का मुआवजा मिला। दूसरे पति की मौत डायबिटीज के अटैक से हुई और तीसरे की कार एक्सीडेंट में। बीमा से मिलने वाली कुल रकम अरबों में थी। हालांकि ऊपर से देखने पर लगता है कि तीनों आदमियों की मौत एक्सीडेंट थी, लेकिन क्या सच में इतने इत्तेफाक हो सकते हैं? डॉग मास्क वाले आदमी ने कहा कि अगर मिस सारा बेकसूर होती तो आज की वोटिंग उनके बारे में नहीं होती। जाहिर है पुलिस को भी ये बात समझ आ गई थी। तीसरे पति की मौत के बाद उन पर जानबूझकर हत्या करने और बीमा का पैसा ठगने का आरोप लगा था। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, लेकिन दूसरी सुनवाई में माना गया कि ये सब सिर्फ हादसे थे जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने जानबूझकर जुर्म किया है, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन 6 महीने से भी कम समय में मिस सारा ने फिर से शादी कर ली। उसने जानबूझकर अपने पति की पहली पत्नी के बच्चों को चोट पहुंचाई ताकि वो और बीमा का पैसा ऐंठ सके, और अब वो अपने चौथे पति को मारने की योजना बना रही है। क्या ये कोई इंसान है? मेरे देशवासियों, देश के न्याय विभाग ने ऐसी दुष्ट और बेगुनाह साबित हुई शैतान को आप लोगों के बीच छोड़ दिया है। मैं भारी मन से आपसे डार्क वेब के इस्तेमाल के खिलाफ बात करूंगा। क्या आप इसके इस्तेमाल से सहमत हैं या इसके खिलाफ हैं? जल्द ही वोटिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच पुलिस भी फोन की लोकेशन के जरिए शिकार की जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। ये एक पार्किंग लॉट है, लेकिन वो किस कार में है ये किसी को नहीं पता। पुलिस को एक एक करके ढूंढना पड़ता है। पुराने नियमों के मुताबिक वोटिंग खत्म होने के बाद अगर 50% से ज्यादा वोट पड़े तो वो इंसान मर जाएगा। समय बहुत कम है और एक एक पल कीमती है। आखिरकार भारी पुलिस फोर्स की मदद से उसे ढूंढ लिया जाता है। वो औरत बिल्कुल ठीक लग रही थी, बस लगातार रो रही थी। उसकी गर्दन पर एक चोट का निशान है, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। क्या डॉग मास्क वाले जज ने उसे छोड़ दिया है? जाहिर है ये नामुमकिन है। पुलिस देखती है कि वो किसी भी हाल में कार से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। जब ऑफिसर केविन दौड़कर उसे देखने जाते हैं तब पता चलता है कि उसकी सीट के नीचे एक टाइम बम लगा हुआ है और समय सिर्फ कुछ ही मिनट बचा है। वोटिंग का समय 1 घंटा है, जिसका मतलब है कि बम कुछ मिनट पहले ही चालू किया गया था। ऑफिसर केविन देखते हैं कि बम सीट से जुड़ा हुआ है। अगर वो औरत अपनी सीट से उठेगी तो वो तुरंत फट जाएगा। अगर वो नहीं उठी तब भी कुछ मिनट बाद ये अपने आप फट जाएगा, ताकि ज्यादा लोगों की जान न जाए। इसलिए अब सबसे सही तरीका यही है कि किसी खुली जगह पर जाकर इसे सुलझाया जाए, और यहाँ से सबसे नजदीक और काफी खुली जगह जूलिया की बहन के स्कूल का मैदान है। इस समय वोटिंग का नतीजा ऐसा है कि सहमत होने वाले लोग बहुत ज्यादा है और असहमत होने वाले बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि अब उसकी मौत पक्की है। जल्द ही पुलिस एक्शन लेती है। ऑफिसर केविन उस औरत को अपनी कार में लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और पास की पुलिस तुरंत बच्चों को वहां से बाहर निकालती है। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे अभी भी नेशनल डेथ पेनल्टी वोट के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, जब तक कि पुलिस की गाड़ियां और दमकल की गाड़ियां एक साथ नहीं आ जाती। फिर अचानक अनाउंसमेंट होती है, तब जाकर वे अपने बैग उठाकर वहां से भागते हैं। इसी बीच ऑफिसर केविन कार को तेजी से दौड़ा रहे हैं और साइबर पुलिस लोकेशन के जरिए उन्हें सबसे सही रास्ता बता रही है ताकि वे 10 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच सके। आखिरकार दोनों स्कूल पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ऑफिसर केविन कार की स्पीड बढ़ाकर पार्क को पार करते हुए सीधा मैदान के बीचों बीच आ जाते हैं। फिर वो वॉकी टॉकी पर सबको आवाज देते हैं और कहते हैं कि कोई भी यहाँ पास न आए और ब्लास्ट के लिए तैयार रहें। सबको समझ आ जाता है कि वो अपनी जान दाव पर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अभी उन्होंने 10 मिनट से भी कम गाड़ी चलाई है। कम से कम 30 मिनट बचे होने चाहिए थे, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा है कि बम 2 मिनट में फटने वाला है। ऐसा लगता है कि डॉग मास्क वाले जज ने कोई ऐसा सिस्टम लगाया है कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी फटने का समय कम हो जाएगा। ऑफिसर केविन जल्दी से वहां लगे माइक के जरिए उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर ये औरत सच में गुनहगार है तो उसे सजा देने का काम कानून का है। तुम अपने हाथों से इसे नहीं मार सकते। डॉग
मास्क वाला जज ये सुनकर जोर से हंसने लगता है। जाहिर है उसे ऑफिसर केविन की बातें बहुत बचकानी लग रही है। ऑफिसर केविन कहते हैं कि क्या तुम इंसाफ नहीं करना चाहते? क्या तुम पापियों को सजा नहीं देना चाहते? लेकिन अगर मैं, एक बेकसूर पुलिस वाला, इस औरत के साथ यहाँ मर गया तो क्या तब भी लोग तुम पर भरोसा करेंगे? तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाला। दूसरी तरफ जूलिया अपनी बहन को लेने स्कूल आई थी और उसने ऑफिसर केविन को तेजी से मैदान की तरफ जाते हुए देख लिया था। वो घबरा जाती है और छुपकर पीछे पीछे जाती है। धमाके की आवाज सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। आखिरकार फैसला हो ही गया और इसमें एक बेकसूर पुलिस वाले की भी जान चली गई। लेकिन ये पूरा मंजर स्कूल के एक टीचर ने अपनी आंखों से देखा था। वो एक अमीर घराने का बेटा है और उसे दिल की गंभीर बीमारी है। जूलिया की बहन एमी अपनी बहन की फिक्र में धमाके की आवाज सुनकर वापस स्कूल भाग कर आती है, लेकिन वो गलती से 2 बच्चों को उस टीचर के साथ कोई डील करते हुए देख लेती है। टीचर ने उन दोनों को कार ब्लास्ट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 10 लाख दिए थे। एमी अपने फोन से चुपके से ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ ही देर में उस औरत की दर्दनाक मौत की खबर हेडलाइन बन जाती है। उसका चौथा पति डॉग मास्क वाले जज के फैसले की वजह से मरने से बच गया। 2 बार नेशनल डेथ पेनल्टी वोट कराने से उसे ढेरों फैन मिल गए और इस बार की वोटिंग में सहमति पहले से भी ज्यादा थी। वही ऑफिसर केविन अभी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं और जैसा उन्होंने सोचा था, धमाके के बाद तमाम मीडिया चैनल्स ने डॉग मास्क वाले जज की आलोचना शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि बम फटने से एक बेकसूर पुलिस वाले की जान जा सकती है। उसने ब्लास्ट नहीं रोका। उसका दावा था कि फिर भी इस व्यक्तिगत मामले ने मंत्री का बहुत ध्यान खींचा और वे अस्पताल आए देखने के लिए। हालांकि कैमरा घूमता है और इंस्पेक्टर केविन अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर न्यूज देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें बस हल्की खरोंचे आई है। दरअसल जब कार से धुआं निकलने लगा था तब वे कार से बाहर भाग गए थे। बम का असर ज्यादा नहीं था, लेकिन शायद उससे पेट्रोल में आग लग गई थी। बाहर निकलने के बाद वे तुरंत उस औरत को बचाने गए। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी और कार का दरवाजा बुरी तरह लॉक हो गया था, जिसे खोलना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल कार में आग लग जाएगी। एंड मौके पर सारा ने उन्हें खींच लिया, जिससे वे उस औरत के साथ मरने से बच गए। लेकिन दुनिया को लगा कि उन्हें गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाकर छुपकर कातिल को ढूंढने का फैसला किया। हालांकि पोस्टमार्टम से पता चला कि उस औरत की मौत जहर की वजह से हुए हार्ट अटैक से हुई थी। मतलब जब उसका अपहरण हुआ था तभी उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया गया था। डॉग फेस जज को यह बात अच्छे से पता थी कि जब उस औरत को पता चलेगा कि वो बम से मरने वाली है तो वह घबरा जाएगी। घबराने से दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और धड़कन तेज होने से जहर भी तेजी से फैलेगा। और वो बम कोई टाइम बम नहीं था, बल्कि रिमोट से चलने वाला था। इसे टाइम बम का रूप सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि वो औरत अपनी मौत की उल्टी गिनती अपनी आंखों से देख सके और बेबस महसूस करे। डॉग फेस जज उसे तड़पाकर मारना चाहता था। वही दूसरी तरफ सारा, उसकी बहन और उनकी एक दोस्त ने डॉग फेस जज के पिछले वीडियो में एक राज ढूंढ लिया था। वीडियो के ऊपर दाईं तरफ एक लाइट जल बुझ रही थी और साथ ही सायरन की आवाज भी आ रही थी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये फायर ब्रिगेड की वार्निंग लाइट थी। इसे यहाँ से देखने का मतलब है कि वे शायद दूसरी मंजिल पर थे। सारा ने पुलिस के अपने सालों के अनुभव से अंदाजा लगाया कि इतने तेज सायरन की आवाज कम से कम 3 गाड़ियों से एक साथ आ रही होगी और एक साथ 3 फायर ब्रिगेड का मतलब है कि वहाँ कोई बड़ी आग लगी होगी। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस भी साथ जाती है। बस हाल ही के पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने से सही जगह का पता चल जाएगा। जल्द ही उसने ऐसी 3 जगहों का पता लगा लिया। जब उसने आखिरी जगह देखी तो सारा को तुरंत कुछ याद आया। उसने प्रोफेसर की पर्सनल फाइल निकाली तो पता चला कि उनका घर ठीक वहीं पर था। क्या ये महज एक इत्तेशात था? इसलिए वे तीनों तुरंत प्रोफेसर के घर आ गए, ये सोचकर कि डॉग फेस जज अभी भी अंदर हो सकता है। सारा ने उन दोनों को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद दीवार फांद कर अंदर चली गई। ऐसा कोई खतरनाक काम वो पहली बार नहीं कर रही थी। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर केविन को उसका मैसेज मिला और वे तुरंत एक्टिव हो गए। लेकिन क्योंकि वे अभी एक घायल इंसान का नाटक कर रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी जगह किसी और को बिस्तर पर लिटाना पड़ा और फिर भेष बदलकर चुपचाप अस्पताल से बाहर निकलना पड़ा। दूसरी तरफ सारा को उस घर में प्रोफेसर की बेटी की बनाई हुई कई पेंटिंग्स मिली। दीवार पर लाल रंग से एक लाइन भी लिखी थी, 13वां वार गलत था। इसके साथ ही वहाँ प्रोफेसर के पुराने केस से जुड़ी चीजें भी थी। साफ था कि वहाँ कोई और भी आ चुका है। जब सारा ध्यान से सब देख रही थी तभी काले कपड़े पहने एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। बाहर खड़ी दोनों लड़कियों को कुछ नहीं पता था। एमिली ने देखा कि उसकी बहन की लोकेशन पिछले कुछ मिनटों से वही रुकी हुई है। वो बहुत परेशान थी और अंदर जाना चाहती थी। तभी इंस्पेक्टर केविन अपनी बाइक पर वहाँ पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि सारा अकेली अंदर गई है तो वे तुरंत दीवार कूदकर प्रोफेसर के घर में घुसे और दूसरी मंजिल पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कोई अंदर आया। अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, वो बस बेहोश हुई थी। तभी वही काले कपड़ों वाला आदमी फिर से आ गया। इंस्पेक्टर केविन ने उसका पीछा किया और दोनों में हाथापाई होने लगी, लेकिन घायल होने की वजह से वो आदमी उनके हाथ से बचकर भाग निकला। अगले दिन दोनों जेल गए और प्रोफेसर को कल रात की सारी घटना के बारे में बताया कि कैसे डॉग फेस जज ने उनके घर को अपना अड्डा बना लिया है और वहां से लोगों की मौत की वोटिंग करवा रहा है। लेकिन प्रोफेसर की नजरें लगातार उस खरगोश वाले खिलौने पर टिकी थी। वो उनकी बेटी का सबसे पसंदीदा खिलौना था। डॉग फेस जज के उनके घर को अड्डा बनाने वाली बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या शायद उन्हें इसका पहले से अंदाजा था। इसके बाद इंस्पेक्टर केविन ने दूसरी तस्वीर दिखाई। वो डॉग फेस जज द्वारा दीवार पर लिखी गई वही लाइन थी। क्या आपका और उसका कोई नाता है? आखिर इस लाइन का क्या मतलब है? मेरी बेटी पर 22 वार हुए थे, वो वार मैंने उसका बदला भी ले लिया। बारिश के बीच 13वां वार चूक गया था। 13वें वार के निशान मुजरिम के निशानों से बिल्कुल अलग थे। शायद इसका यही मतलब है। अगर
हम उस इंसान को ढूंढ ले जिसे इस बारे में पता है तो हमें डॉग फेस जज का भी पता चल जाएगा। हालांकि प्रोफेसर ने कहा कि उन्हें भी कुछ नहीं पता और उन्होंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। इसलिए सारा ने सवाल बदलकर पूछा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे इस केस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, या फिर कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद करता हो और आपकी इज्जत करता हो, जैसे कि कोई फैन या कोई और। आखिरकार प्रोफेसर के उस पुराने केस ने काफी हंगामा मचा दिया था और कई लोगों ने उनका साथ भी दिया था। जब सारा ये सवाल पूछ रही थी तब उनका चेहरा पास खड़े इंस्पेक्टर केविन की तरफ मुड़ गया। क्या तुम कभी मेरे बहुत करीब थे? तुमने कहा था कि तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। सच कहूं तो तुम एक बेगुनाह शैतान हो। ऐसा इंसान सिर्फ केविन ही हो सकता है। उस पर ज्यादा भरोसा मत करना, वो बहुत बदल गया है और पुलिस के सामने फालतू बकवास कर रहा है। उसी वक्त दूसरी तरफ डॉग फेस जज अचानक फिर से ऑनलाइन आया और बोला कि उस धमाके में पुलिस के शामिल होने से उसे बहुत अफसोस है। सबको यही लग रहा है कि इंस्पेक्टर केविन गंभीर रूप से घायल है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसके बाद उसने एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में दिख रहा था कि एक औरत उन्हें बचाकर ले जा रही है। जेल का दरवाजा खुला और बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। साफ था कि ये सब डॉग फेस जज की ही चाल थी। तुम्हारी माँ क्या टीवी देख रही है? हाँ, वो क्या देख रही है? आखिर माजरा क्या है? हमारा इंसाफ है कि मरे हुए लोगों की मौत को पक्का किया जाए। प्रोफेसर के गुनाहगारों को भी पीड़ित कहा जाता है। बताओ ना लीडर, तुम्हारा ये धर्म आखिर किस लिए है?